हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल जीके ट्रिक बाय धर्मेंद्र में। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे दोस्तों संविधान का तीसरा वीडियो बताएंगे दोस्तों। और दूसरे वीडियो में कुछ पॉइंट छूट गया था, वो है कि जो अनुसूची 8 में जो भाषाओं का सम्मिलित हुआ था, वो जो भाषा हैं वो कहाँ पे बोली जाती हैं, किस भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती हैं, उसके बारे में कुछ बता देते हैं आपको। देखिए, जो आपका जो 21वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1967 में जो सिंध भाषा जोड़ा गया था दोस्तों, ये पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, ठीक है। और जो दूसरा पॉइंट था 71वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1992 में दोस्तों, इसे 3 भाषा जोड़ा गया था, एक मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली दोस्तों। ये जो है मणिपुरी में बोली जाती है, कोंकणी आपको गोवा में बोली जाती है, और नेपाल जो है नेपाली दोस्तों भारत, यानी कि इसका कोई विशेष स्थान नहीं है, कहीं बोली जाती है पूरे भारत में, ठीक है। फिर कह रहा है कि 92वां जो है संविधान संशोधन में दोस्तों 2003 में इसमें जो है 4 भाषा जोड़ी गई थी। पहला मैथिली, डोंगरी, बोडो और संथाली दोस्तों। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जो आपका मैथिली है वो बिहार में बोली जाती है, डोंगरी जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाती है, और बोडो असम में बोली जाती है, और संथाली झारखंड में बोली जाती है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ देता है कि कौन सी भाषा किस राज्य में बोली जाती है, तो इसलिए हमने बता दिया। चलते आगे, तीसरा पार्ट जो है इसमें आप लोगों को बताएंगे। तीसरा पार्ट में संविधान का, इसमें आप लोगों को बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में बताएंगे दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये रहता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान में। भारतीय संविधान के कुछ अति महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं, और इसमें बताएंगे भी कि किस भाग के अंतर्गत आ रहा है अनुच्छेद, उसको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखिए, आपको जो भाग 1 के अंतर्गत दोस्तों संघ राज्य एवं उसका राज्य क्षेत्र आता है, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 के बीच में है, ठीक है। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है, उसके बारे में बताते हैं। भाग 1 में पहला जो अनुच्छेद है दोस्तों, कह रहा है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि जो इंडिया है वो भारत राज्यों का एक संघ होगा, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश एवं स्थापना। देखिए, भाग 1 के अंतर्गत अनुच्छेद 2 में बताया गया है कि नए राज्यों का प्रवेश और उसका स्थापना के बारे में अनुच्छेद 2 में बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो तीसरा दोस्तों, कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र में सीमाओं व नाम में परिवर्तन दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जो अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण होगा, ठीक है। इसमें नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों में सीमा व नाम में परिवर्तन। इसका मतलब ये देखिए, आप लोगों को कुछ अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में काफ़ी सेम लग रहा है, लेकिन अंतर इसमें बस ये है कि अनुच्छेद 2 में कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि जो राज्य जो है पहले से बना हुआ है, तो उस राज्य का प्रवेश करना, उस राज्य का अपने में मिला देना, ठीक है, सम्मिलित कर देना, वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 3 में ये कह रहा है कि नए राज्यों का निर्माण, यानी कि वो उसका कोई पहले से निर्माण नहीं है, उसका राज्य हम उसका निर्माण करेंगे। उसके बाद फिर वर्तमान क्षेत्रों में, चाहे आपका 2 राज्यों को आपस में उसके कुछ भाग लेकर, इस भाग में उसको दोनों को भाग प्लस करके उसमें आपका एक नया राज्य बना सकते हैं इस तरह से, या उसके सीमाओं और नामों में परिवर्तन कर देंगे। तो ये जो है सीमाओं या नामों में परिवर्तन और नए नए राज्य का निर्माण गठन जो है वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत बताता है, ठीक है। लेकिन जो अनुच्छेद 2 है उसमें सिर्फ नए राज्यों का प्रवेश और उसके स्थापना के बारे में बताया गया है। बस सिर्फ ये अंतर है दोस्तों, काफ़ी ये महत्वपूर्ण अंतर है, इसको आप थोड़ा अच्छे से समझिए। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 4 है दोस्तों, कह रहा है कि राज्य निर्माण की प्रक्रिया दोस्तों, राज्य निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो अनुच्छेद 4 में जो नए राज्य होंगे उसके निर्माण की जो प्रक्रिया, उसकी निर्माण की जो प्रक्रिया क्या है, प्रोसेस क्या है, उसके बारे में अनुच्छेद 4 में बताया गया है। आगे चलते हैं। आगे भाग 2 के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसके बारे में बताएंगे। जो भाग 2 में नागरिकता से संबंधित है, जो अनुच्छेद 5 से 11 के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसमें जो अनुच्छेद 5 है दोस्तों, अनुच्छेद जो 5 है, इसमें कह रहा है कि संविधान लागू होने के समय की नागरिकता दोस्तों। कह रहा है कि अनुच्छेद 5 के अंतर्गत बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय की नागरिकता के बारे में बताया गया। जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय आपका नागरिकता है कि नहीं है, कब तक होनी चाहिए, इसके बारे में बताया गया दोस्तों। अनुच्छेद 5 में संविधान लागू होने के समय की नागरिकता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 5 में, ठीक है।
फिर आगे चलते हैं। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 6 है 6 है, कह रहा है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता, यानी कि अनुच्छेद 6 में बताया गया है कि पाकिस्तान से जो भी नागरिक, जो भी लोग भारत आए हैं तो उसकी नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 6 में 6 में। ठीक है, काफ़ी आसानी से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दोस्तों। इस वीडियो के आप लास्ट तक बने रहें, तभी आप इस वीडियो का अच्छे से आनंद ले पाएंगे और काफ़ी जानकारी मिलेगा आपको। ठीक है, फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 7 कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए, देखिए कह रहा है कि 7 कह रहा है कि भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता, यानी कि दोस्तों अनुच्छेद 6 में बताया है कि पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है, और अनुच्छेद 7 में भारत से पाकिस्तान गए लोगों की नागरिकता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 7 में। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 8 है इसमें कह रहा है कि विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता, अनुच्छेद 8 में विदेश में रहने वाले भारतीयों की नागरिकता के बारे में बताया गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि अनुच्छेद 9 कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 9 में कह रहा है कि नागरिकता का समाप्त, यानी कि अनुच्छेद 9 के अंतर्गत ये बताया गया है कि नागरिकता का समाप्त में कब तक, आप किस वजह से, किस कारण से आपका नागरिकता समाप्त हो सकती है उसके बारे में बताया गया है कि आप विदेश चले गए, कितने वर्षों के बाद आप अपने देश से अलग रह रहे हैं तो आपकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी, इसके बारे में अनुच्छेद 9 के अंतर्गत बताया गया है। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 10 है दोस्तों, कह रहा है कि नागरिकता बने रहना, यानी कि कैसे आप क्या क्या प्रोसेस है कि आप नागरिकता बने रहना, यानी कि नागरिकता को आप अस्थायी रूप से बने रहने का जो प्रोसेस है इसमें बताया गया अनुच्छेद 10 में नागरिकता बनने का प्रक्रिया, नागरिकता बने रहना की। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद जो 11 है दोस्तों, कह रहा है कि संसद की शक्ति, देखिए अनुच्छेद 11 में भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता में अनुच्छेद 5 से 11 के बीच में कह रहा है कि जो अनुच्छेद 11 है इसमें संसद की पावर, शक्ति के बारे में बताया गया दोस्तों। अब ऐसे पूछ देता है कि संसद की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो किस में है, अनुच्छेद 11 के अंतर्गत है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, भाग 3 काफ़ी जो अनुच्छेद बता रहे हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी विधिवत तरह से अनुच्छेद आप लोगों को बता रहे हैं, काफ़ी सेपरेट काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए जो भाग 3 में है दोस्तों, देखिए काफ़ी ध्यान सुनिएगा, भाग 3 में मौलिक अधिकार है जो अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे एग्जाम प्रश्न पूछे जाते हैं। कह रहा कि जो अनुच्छेद 12 है दोस्तों, कह रहा कि अराज्य की परिभाषा केवल भाग 3 के लिए लागू है। देखिए अनुच्छेद 12 में ये बताया गया है कि बस भाग 3 के लिए राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 13 है दोस्तों, कह रहा है कि मौलिक अधिकार की सुरक्षा दायित्व सर्वोच्च न्यायालय का होगा, सर्वोच्च न्यायालय का होगा। ये कह रहा है कि अनुच्छेद 13 के अंतर्गत ये बताया गया है कि जो मौलिक अधिकार की जो सुरक्षा का दायित्व होगा, भार होगा, उस सर्वोच्च न्यायालय का होगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय उसके ऊपर देख रेख करेगी मौलिक अधिकार की सुरक्षा के दायित्व उसका पूरा दायित्व क्या है, आपका सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर है। ठीक है, उसी अनुच्छेद 13 में ही अनुच्छेद 13 का 1 पॉइंट कहता है दोस्तों कि संविधान के पूर्व बने कानून, यानी कि अनुच्छेद 13 का फर्स्ट पॉइंट में संविधान के पूर्व बने कानून के बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि अनुच्छेद जो 13 का 2 पॉइंट है, कह रहा है कि संविधान के बाद बने कानून। फिर देखिए इसमें कह रहा है कि संविधान के बाद जो कानून बने हैं वो इसके अनुच्छेद 13 का 2 में बताया गया है। ठीक है, ये जो है मौलिक अधिकार के काफ़ी महत्वपूर्ण ये आपके अनुच्छेद हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके बारे में हम बताने जा रहे हैं। उसके अभी इसके आगे नेक्स्ट पार्ट में जो हम वीडियो अपलोड करेंगे उसमें अच्छी तरह से आपको डिटेल बताएंगे। अभी हम कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं जो डायरेक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों, उसी में मौलिक अधिकार के अंतर्गत कह रहा है कि समानता का अधिकार। दोस्तों देखिए समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 है दोस्तों, अनुच्छेद 14 से 18 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है समानता का अधिकार दोस्तों। कह रहा है कि जो अनुच्छेद 14 है
कह रहा है कि विधि कानून की समझ समानता। दोस्तों इसमें ये कह रहा है कि हर नागरिक, हर पब्लिक, हर लोगों के साथ विधि कानून यानी कि उसका सबके लिए समान कानून होगा, सबके लिए समान दंड होगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो समानता है ये अनुच्छेद 14 के अंतर्गत बताया गया है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 15 है दोस्तों, ये कह रहा है कि सामाजिक समानता। दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत सामाजिक समानता के बारे में बताया गया है। सामाजिक समानता का मतलब यह है आपका कि 15 का 1 पॉइंट ये बताता है आपको कि किसी भी भारतीय नागरिक केवल धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद 15 का 1 पॉइंट कहता है, पहला पॉइंट। फिर कह रहा है कि जो 15 का अनुच्छेद 15 का दूसरा पॉइंट कह रहा है किसी भी भारतीय नागरिक को सार्वजनिक स्थलों में जाने से नहीं रोका जाना चाहिए। दोस्तों ये अनुच्छेद 15 का दूसरा पॉइंट। आगे चलते हैं। आगे पॉइंट यह है दोस्तों, अनुच्छेद 15 का तीसरा पॉइंट कह रहा है कि महिलाओं तथा बच्चों को विशेष प्रावधान। दोस्तों देखिए काफ़ी इम्पोर्टेंट कह रहा है कि महिलाओं तथा बच्चों का विशेष जो प्रावधान है, ठीक है, वो जो है अनुच्छेद 15 का तीसरे पार्ट में बताया गया है। तीसरा पॉइंट में ये कह रहा है कि जो 15 का जो चौथा पॉइंट है दोस्तों, इसमें ST SC को शिक्षा में विशेष आरक्षण के बारे में बताया गया है। दोस्तों ये 15 का जो चौथा पॉइंट है, 15 का चौथा पॉइंट के अंतर्गत ST और SC को शिक्षा में विशेष जो आरक्षण मिलता है वो उसके बारे में बताया गया है अनुच्छेद 15 का 4 पॉइंट में। फिर आगे चलते हैं। अनुच्छेद 15 का जो 5वां पॉइंट है दोस्तों, इसमें कह रहा है कि OBC को उच्च शैक्षिक संस्थाओं में विशेष आरक्षण। दोस्तों ये जो है अनुच्छेद 15 का 5वां पॉइंट में OBC को आरक्षण मिला है, वो इसके बारे में बताया गया है। आगे चलते हैं। देखिए जो है आपका अनुच्छेद 16 है, इसी समानता के अधिकार में अवसरों का समानता। दोस्तों कहा कि अवसरों की समानता इसमें बताया गया है। जो आपका अनुच्छेद 16 का 1 पॉइंट कह रहा है कि लोक नियोजन अथवा नियुक्ति संबंधी सभी भारतीय नागरिकों को समान अवसर प्राप्त होगा। दोस्तों समान अवसर प्राप्त होगा, ये आपका अनुच्छेद 16 का 1 पॉइंट में। फिर कह रहा कि 16 का दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी भी भारतीय नागरिक से धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर रोक नियोजनों में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ये 16 का दूसरा पॉइंट। फिर कह रहा है कि 16 का जो तीसरा पॉइंट है, कह रहा है कि निवास की अर्हता यानी कि निवास की जो है अर्हता है उसके बारे में बताया गया, योग्यता के बारे में बताया निवास का, इस अनुच्छेद 16 का तीसरा पॉइंट में बताया गया। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 16 का जो चौथा पॉइंट है, इसमें कह रहा है कि यदि राज्य चाहे तो पिछड़े वर्ग SC ST OBC महिलाओं को लोक नियोजन में विशेष आरक्षण दे सकती है, ये राज्य चाहे तो। ठीक है, ये इसके बारे में बताया गया अनुच्छेद 16 का 4 पॉइंट में। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 16 का चौथा पॉइंट का क भाग है, उसमें कह रहा है कि 77वां, ठीक है, 77वां संविधान संशोधन 1995 के अनुसार पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाता है। पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाता है। ये 1995 में ये 77वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ये संशोधन हुआ था, जिसमें 1995 में हुआ था। ये पदोन्नति में भी आरक्षण दिया जाएगा। ये अनुच्छेद 16 का चौथा का क पॉइंट में बताया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये अनुच्छेद है 17 का, यहाँ बहुत बार इस एग्जाम पूछा कि इससे जो अनुच्छेद 17 है किससे रिलेटेड है। कह रहा कि अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत। दोस्तों ये अनुच्छेद 17 में बताया गया है। जो छुआछूत का अंत है दोस्तों, उसका जो विरोध है, ये अस्पृश्यता का अंत जिसको कहते हैं, ये जो अनुच्छेद 17 के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो अनुच्छेद 18 है दोस्तों, कह रहा है कि अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत है। दोस्तों उपाधियों का अंत यानी कि आपका कह रहा है कि 18 का 1 पॉइंट कह रहा है कि सैन्य एवं शैक्षिक संस्थाओं में उपाधियां दी जा सकती है।
कह रहा है कि जो उपाधियों का अंत है दोस्तों, वो किस में दी जाती है और किस में नहीं दी जाती है, इसके बारे में बताया। कह रहा है कि जो 18 का 1 पॉइंट है जो है, उसमें कह रहा है कि सैन्य शैक्षिक संस्थाओं में, यानी कि सैन्य जो होता है, जो सैन्य बल होते हैं आपके, जो हैं सेंट्रल फोर्स होते हैं, जो सैन्य बल होते हैं, जैसे आपका CSF ITBP वगैरह ऐसे हैं, तो उसमें जो है, और एक शिक्षा विभाग में 2 ऐसी संस्था है जिसमें उपाधि दी जाती है, ठीक है, लेकिन और कहीं नहीं। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 18 का दूसरा पॉइंट कह रहा है कि किसी भारतीय को उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। दोस्तों देखिए, यदि कोई नागरिक, कोई भारतीय को यदि उपाधि लेना है, उपाधि ग्रहण करना है, तो राष्ट्रपति से पूछना होगा उसका, ठीक है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 18 का तीसरा पॉइंट कह रहा है कि भारत में कार्यरत किसी विदेश नागरिक को भी उपाधि लेने से पहले भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। भारत के नागरिक को तो पूछना ही होगा, लेकिन जो विदेशी नागरिक हैं, भारत में रह रहे हैं, उसको भी यदि उपाधि लेना है तो राष्ट्रपति से पूछना ही होगा। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 18 का चौथा पॉइंट कह रहा है कि भारतीय या विदेशी को, कह रहा है कि भारतीय या विदेशी को किसी भी देश से उपहार लेने से पहले, देखिए, भारत के राष्ट्रपति से पूछना होगा। दोस्तों ये अनुच्छेद 18 का चौथे पॉइंट में बताया गया है कि भारतीय विदेशी, यदि भारतीय है या विदेशी यहाँ पर रह रहा है, तो किसी भी देश उपहार लेने के लिए, ठीक है, उपहार जो लेने के लिए अदर कंट्री से, तो आपको राष्ट्रपति का अनुमति लेना ही होगा। आगे चलते हैं। कह रहा है कि जो अनुच्छेद जो उसी में जो है आपका स्वतंत्रता का अधिकार, दोस्तों देखिए, मौलिक अधिकार में जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद दोस्तों 19 है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अनुच्छेद 19 आपका स्वतंत्रता का अधिकार से, और अनुच्छेद 19 से पूछा जाता है दोस्तों। कह रहा है कि अनुच्छेद 19 में कह रहा है कि विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। दोस्तों अनुच्छेद 19 में विचार रखने की और बोलने की, अभिव्यक्ति की, ठीक है, उसमें जो स्वतंत्रता दिया गया है अनुच्छेद 19 के अंतर्गत। फिर कह रहा है कि जो उसमें जो पॉइंट है आपका, अनुच्छेद 19 का जो पहला पॉइंट है, अनुच्छेद का 19 का ए, अनुच्छेद 19 का ए का, ठीक है, 1 का ए कह रहा है कि विचार एवं वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कह रहा है कि आपका जो विचार हैं, कुछ विचार और वाक्य कहने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि कुछ बोलने की स्वतंत्रता है। दोस्तों अपने जो मीडिया जो होते हैं ना, जिसको बोला जाता है, तो वो अनुच्छेद 19 का पहला का ए पॉइंट में ये दिया गया आरक्षण, विचार, अरे सॉरी, ये जो अधिकार दिया गया है, विचार एवं वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दिया गया है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 19 का जो 19 का 1 में बी पॉइंट है, कह रहा है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की अधिकार। यदि आप शांतिपूर्ण यदि सम्मेलन करते हैं, तो ये जो है आपको अधिकार है, स्वतंत्रता है, स्वतंत्रता का अधिकार है। ये अनुच्छेद 1 का बी में बताया गया है। फिर अनुच्छेद 19 का जो 1C है दोस्तों, अनुच्छेद का 1 का सी बताया कि संघ बनाने का अधिकार। दोस्तों आप संघ बनाने के लिए भी एलिजिबल है, अधिकार है आपके पास, आप संघ बना सकते हैं, जैसे कि राजनीतिक दल बनाने का अधिकार है आपको। ये अनुच्छेद 19 का 1 का सी पॉइंट में बताया गया है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 19 का 1 का डी है, ये भ्रमण का अधिकार है। दोस्तों भ्रमण का मतलब ये होता है कि आप किसी पूरे राज्य में आप घूम सकते हैं, भ्रमण कर सकते हैं, ठीक है, आ जा सकते हैं। तो ये जो है आपको अधिकार मिला है, स्वतंत्रता का अधिकार मिला है कि आप किसी भी देश के कोने में जा सकते हैं। ये अनुच्छेद 19 का 1 का डी पॉइंट में है। फिर कह रहा है दोस्तों कि अनुच्छेद 19 का 1 का ई पॉइंट में बताया है कि निवास का अधिकार है। आप कह रहा है कि आप देश के किसी भी कोने में, किसी भी राज्य, किसी क्षेत्र में आप रह सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है। ये अनुच्छेद 19 का 1 का ई पॉइंट में बताया गया है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद का 1 का एफ पॉइंट, अगर संपत्ति का अधिकार, दोस्तों ये पहले क्या था कि स्वतंत्रता का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति रखना, ये अधिकार था लोगों को, पब्लिक का। लेकिन ये कह रहा है कि 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत 1978 में दोस्तों ये क्या हो गया, समाप्त कर दिया गया है। एक कानूनी अधिकार है दोस्तों। कह रहा है कि जो है आपका संपत्ति का अधिकार जो है आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको समाप्त कर दिया गया है। अब ये कानूनी अधिकार हो गया। कह रहा है कि अनुच्छेद 19 का दूसरा जो पॉइंट है दोस्तों, कह रहा है कि आपातकाल लागू होने पर इन अधिकारों का
निर्बंधन दोस्तों, यानी कि ये जो अनुच्छेद 19 का दूसरा पॉइंट ये कहता है, ये जो आपको अधिकार मिला है ना स्वतंत्रता का अधिकार 19 का 1 से लेकर जी तक जो भी है, ठीक है, ये जो है जब भी आपातकाल होगा लागू होगा दोस्तों तो इसका ख़त्म हो जाएगा, ये निरस्त हो जाएगा, इस पर आपको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। ये जो है कह रहा है कि अनुच्छेद 19 का दूसरा पॉइंट इसमें दूसरा जो है उसमें बताया गया अनुच्छेद के दूसरे भाग में कि आपातकाल लागू होने पर इन अधिकारों का निर्बंधन यानी कि समाप्त हो जाए। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद 20 में कह रहा है दोस्तों दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार। दोस्तों आप दोष सिद्ध कर अपने को बचाने के लिए, ठीक है, अपने दोष सिद्ध करने के लिए, ठीक है, दोष सिद्ध करने का सिद्ध के विरुद्ध जो आरक्षण होते हैं संरक्षण होते हैं उसका अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 20 में दोस्तों। फिर कह रहा है कि अनुच्छेद जो 21 दोस्तों इसमें कह रहा है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का यानी कि जो जीने का अधिकार होता है दोस्तों, इसमें प्राण को बचाने के जीने की जो स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में बताया गया है। फिर आगे चलते हैं, कह रहा है कि जो 21 का क पॉइंट कह रहा है अनुच्छेद 21 का क में कह रहा है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। ये 86वां संविधान संशोधन 2002 में ये लागू हुआ है, संशोधन हुआ था 2002 में 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आपका अनुच्छेद 21 का क जोड़ा गया है। 21 का क जोड़ा गया जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों का निःशुल्क शिक्षा का अधिकार है। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद 22 है दोस्तों कह रहा है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध, गिरफ्तारी जो होती है कुछ कारण कुछ स्थिति के अनुसार जो गिरफ्तारी होती है वो अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बताया गया है। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, जो गिरफ्तारी जो होता है उसके विरुद्ध जो संरक्षण होता है सुरक्षा होता है वो जो है अनुच्छेद 22 के अंतर्गत बताया गया है। आगे चलते हैं, कह रहा है कि जो उसी में मौलिक अधिकार में ही शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है दोस्तों ये जो आपका 23 और 24 अनुच्छेद 23 और 24 में बताया गया है। कह रहा है कि अनुच्छेद 23 में कह रहा है कि मानव दुर्व्यवहार पर बलात् श्रम प्रतिबंध दोस्तों, यानी कि जो मानव जो दुर्व्यवहार होते हैं उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, ये आपका अनुच्छेद 23 में है दोस्तों। फिर कह रहा है कि जो अनुच्छेद जो 24 है दोस्तों इसमें कह रहा है कि बाल श्रम प्रतिबंधित, कह रहा है कि बाल श्रम जो छोटे बच्चे होते हैं आपके 14 वर्ष से कम आयु के, जो 18 वर्ष से कम आयु के हैं तो उनके ऊपर ज़बरदस्ती जो श्रम किया जाता है, ठीक, काम करवाया जाता है, ये जो है प्रतिबंध लगाया गया है किसमें अनुच्छेद 24 के अंतर्गत दोस्तों काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है और आपका नेक्स्ट जो पार्ट है आगे हम अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद बताएंगे दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसे कि आगे हम अपलोड करें वीडियो तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।